Yes, friends. Good evening, everyone. I said good evening, everyone. Last lecture, full of energy? No. क्यों? क्या करें फिर? छुट्टी दे दे आपको? हाँ? कन्क्लूड करें? यस. कोणी सांगितलं होतं सीए घ्यायला? हाँ जी. बस 1 घंटा तो है. So full of energy, everyone. चलिए चलिए चलिए. Can we start, guys? अरे बोलिए, कैन वी स्टार्ट? चलो. कल हमने क्या क्या डिस्कस करा था? कुछ याद है? नहीं. इकोनॉमिक्स में कुछ तो डिस्कस किया था, बस इतना याद है हमें. ये देखिए क्या क्या लिखा था आपने. इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इट इज अ प्रोसेस. अरे ये स्टार्ट ही हुआ नहीं. व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इट इज अ प्रोसेस, और वी कैन से इट इज अ स्टडी ऑफ प्रोसेस, जहां पे हम ये देखते हैं कि रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्स हम किस तरह से यूटिलाइज करेंगे टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स. राइट. ये कन्वेंशनल पुराने इकोनॉमिस्ट का डेफिनेशन था. मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा? ये डेफिनेशन नो डाउट करेक्ट है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है. बिकॉज हियर प्रोडक्टिव कैपेसिटी, पॉपुलेशन, लेबर, these have increased. नए नए रॉ मटेरियल हैज बीन फाउंड. क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल हैज बीन इंप्रूव्ड. नए सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैज बीन इंप्रूव्ड. ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स है. दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. राइट. एट द सेम टाइम जब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, जरूरी नहीं कि हर साल इंक्रीज होगा. सम ईयर्स इट विल नॉट बी स्मूथ, सम ईयर इट विल बी डिक्लाइनिंग, जैसे ग्लोबल रिसेशन कोविड 19 के टाइम. राइट. तो सम ईयर्स ओवरऑल ग्रोथ नेगेटिव होगा. दिस ऑल्सो इज अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. राइट. फर्दर हमने फर्दर देखा था कि इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड, ग्रीक वर्ड विच इज ओकोनोमिया, जिसका मीनिंग है हाउस होल्ड मैनेजमेंट. राइट. 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता था? पॉलिटिकल इकोनॉमी. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे? एडम स्मिथ. पहली बुक उन्होंने डैश लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशन, इन द ईयर डैश 1776. इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या दिया था उन्होंने? इंक्वायरी इन टू, मतलब इन्वेस्टिगेट करना. किसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना? कि व्हाट इज वेल्थ, नेचर एंड कॉजेस, हाउ वेल्थ इज क्रिएटेड फॉर द नेशन. राइट. देन हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था. बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमने देखा था, ये एक एग्जांपल दे करके, कि देयर आर एन नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स जो हमें कंसीडर करने. राइट. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स डील्स विथ डिसीजन मेकिंग. राइट. वी कैन से a success and survival of any business depends on sound decision making. Am I right? किसी भी बिजनेस का सक्सेस एंड सर्वाइवल साउंड डिसीजंस पे डिपेंड करता है. तो बताइए ऐसे कौन से बिजनेस है जो से बंद हो चुके हैं, बैंकरप्ट हो चुके हैं. हमने डिस्कस भी किया था कल. एज एन एग्जांपल, नोकिया, ब्लैकबेरी. बताइए इन्होंने क्या गलत डिसीजन लिया था? डू हैव एनी आइडिया? नोकिया का एक टाइम का मार्केट लीडर था ना वो. राइट. वीडियो देखना है उसका? देखना है नहीं देखना है? स्टडी छोड़ के कुछ भी बोलो, चलेगा हमें, ठीक है ना? लेट मी चेक व्हाई नोकिया फेल्ड. 11 मिनट का इतना बड़ा तो नहीं देखेंगे हम. छोटा छोटा वाला कोई अगर हो तो देखेंगे. 11 मिनट का देखेंगे. छोटा. ये बहुत हार्ट टचिंग था. ये जो नोकिया के जो सीईओ थे, उन्होंने लास्ट में ये कहा था कि वी डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, बट समहाउ वी लॉस्ट, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग जब ये कंपनी बंद करनी थी.
एक मैंने एक वीडियो देखा था उसका, चलिए ये 5 मिनट वाला देखते हैं, चलिए। We must know how Nokia became such a huge and famous brand. Nokia bought a telephonic company named Mobara. At first, they made a telephone handset device. Nokia introduced its first car phone in 1982. It was known as the Nokia Mobara Senator. It weighed a massive 10 kilograms. In 1984 they made Nokia Mobara Talkman. It was said to be the first transportable phone. It could be used in and out of the car. It weighed 5 kilograms. In 1987 Nokia shocked the whole world with Nokia Mobara City Man. A phone which was lighter than the previous ones. And you could use it anywhere. It weighed 800 grams only. The Mobara Cityman was a huge hit. Nokia became world famous with this product. Harry Hokeri was the Prime Minister of Finland in 1991. He made the first ever GSM call in history through a Nokia mobile. In 1992, they made the Nokia 1011. The mobile was a huge hit throughout Europe and the US. Their best-selling phones of 2100 series were launched in 1994. The first feature phone. Nokia expected to sell 1 million units of the phone. But they sold 20 million instead. Nokia crossed its expectations. But Nokia had done a big mistake. They misjudged the market. In 1990, Nokia had predicted that there would be 40 million mobile users worldwide by 1999. But they were wrong. There were 250 million mobile users in 1999 instead. But still, Nokia managed to beat Motorola and became the most dominating company in the mobile market. Nokia captured almost 25% of the global market. All the models created by Nokia topped the sales chart. Nokia kept innovating their designs and features. From 2003 to 2005, Nokia 1100 and Nokia 1110 was Nokia's best-selling mobile. Soon Nokia captured 70% market share in Asia. But Nokia failed in one thing. That was adapting to the progress of the market. By the end of 2010s, iOS and Android was introduced in US and ये क्या हो गया? आवाज गायब हुआ है, लेकिन you can see, you can read. I'll just explain at the end. I guess वीडियो में ही प्रॉब्लम है. This is the biggest problem. This was the problem. Have you read? चलिए, कुछ समझ में आया? लास्ट पार्ट आवाज गायब हो गई थी इसकी. At one time, Nokia was the best selling phone throughout world. जो टोटल कस्टमर बेस था ऑलमोस्ट 70% मार्केट शेयर था. ओके,
मतलब वर्ल्ड में बिगेस्ट मोबाइल कंपनी नोकिया थी। आपने पहले वाले मोबाइल देखे थे, इतने स्ट्रांग हुआ करते थे, ऊपर से गिरे तो भी कुछ होता नहीं उनको। ओके, तो उनका फोकस हमेशा से हार्डवेयर पे रहा था। लेकिन जैसे ये स्मार्टफोन लॉन्च हुए तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लोगों ने एंड्रॉयड स्विच किया था। मतलब आप जो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं दैट इज एंड्रॉयड एंड दैट इज यूजर फ्रेंडली, बराबर। नोकिया का जो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था सॉफ्टवेयर, वो सिम्बियंस था। ओके, वो इतना यूजर फ्रेंडली नहीं था। नोकिया ने फोकस किया हार्डवेयर पे, बट नाउ पीपल वेर स्विच टू सॉफ्टवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर चाहिए था लोगों को। ओके, तो नोकिया ने सिम्बियन से एंड्रॉयड पे अगर स्विच हुआ रहता तो आज भी वो मार्केट लीडर होता, लेकिन दे रिफ्यूज टू स्विच टू दैट सॉफ्टवेयर। ओके, तो बाकी के जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से उसी टाइम सैमसंग इमर्ज हो रहा था, एप्पल इमर्ज हो रहे थे, उन्होंने अच्छी खासी यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई। ओके, लेकिन सिम्बियंस जो थी इतनी यूजर फ्रेंडली नहीं थी। क्या ना, इसे रॉन्ग डिसीजन था ये। अगर वो सिम्बियंस, जैसे अभी एनवायरमेंट शिफ्ट हो रहा है, हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर की ओर जा रहा है, तो आपको जैसे एनवायरमेंट शिफ्ट हो रहा है उस हिसाब से अपने बिजनेस आइडियोलॉजी में चेंज करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ओके, तो दैट वाज अ बिगेस्ट मिस्टेक। जहां से आगे लोग सैमसंग एंड अदर मोबाइल्स पे स्विच कर रहे थे, नोकिया कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। एक टाइम आया जब उन्होंने स्ट्रक्चर किया कि अब हम चेंज करेंगे, बट दैट टाइम दे वेंट अगेन फॉर विंडोज इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एंड्रॉइड। उनने विंडोज पे शिफ्ट किया। विंडोज कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, मोबाइल के लिए उनका ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा नहीं था। तो अगेन रॉन्ग डिसीजन, राइट। तो कहना है इसे एक गलत डिसीजन, उनका पूरा बिजनेस कोलैप्स हुआ। ब्लैकबेरी का भी सेम मिस्टेक था, ब्लैकबेरी की भी खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम थी। ओके, तो ये दो कंपनीज, और कौन सी कंपनी विच हैज बीन फेल्ड? आपने डीएसके सुना है? चलिए रहने दो, इतने ज्यादा एग्जांपल नहीं लेंगे, बट बेस्ड ऑन दिस टू एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड कि गलत डिसीजन आपके बिजनेस का से नुकसान या बैंकरप्ट हो सकते हो। एंड वन गुड डिसीजन जैसे जियो हो, एयरटेल, और मोबाइल कंपनी एप्पल, सैमसंग, देन ओप्पो, वीवो, ये सारे आज के डेट में अच्छा खासा चल रहे हैं, बराबर। तो इन्होंने क्या किया, जियो ने जब मार्केट में लॉन्च करना था तो सब कुछ फ्री दिया। तो वंस कस्टमर से पैट्रोनेज बिन डेवलप, उसके बाद उन्होंने प्राइस इंक्रीज करना स्टार्ट किया। ये उनका डिसीजन था जो सही था, तो उनकी वजह से आज उनका बिजनेस सर्वाइव हो रहा है, राइट। जियो के कंपटीशन में वोडाफोन एंड आइडिया ऑलमोस्ट नीचे है, बराबर। लेकिन एयरटेल ने अपने सर्विस पे फोकस करा। एयरटेल आज भी चल रहा है एंड एयरटेल के पास अभी भी क्वालिटी कस्टमर बेस है, राइट। तो एयरटेल के प्रॉपर डिसीजन फोकसिंग ऑन सर्विस हैज मेड देम सर्वाइव इन द बिजनेस नाउ, राइट। सिमिलरली एप्पल, एप्पल खुद के से ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर के आता है, वहां पे डेटा शेयरिंग नहीं होता, राइट। सैमसंग, इन्होंने भी बहुत अच्छे फोन लॉन्च करे, कम प्राइसेस में बहुत अच्छे फीचर्स दे रहे हैं। ओप्पो, वीवो, इन्होंने बहुत कम प्राइस पे सेल करना स्टार्ट किया। इन्होंने ये देखा कि अपने लोगों को आज के डेट में सेल्फी लेने में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो सेल्फी वाले फोन बहुत अच्छे लेकर के आए, राइट। उसमें क्या क्या फीचर है ना, एक बटन क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपको गोरा कर देते हैं, है कि नहीं। मतलब फोटो में है कुछ तो ऑप्शन कि वो क्लिक करने के बाद सडनली चेंज होता है आपका स्ट्रक्चर, राइट। तो दे स्टडीड द पीपल्स टेंडेंसी। ओके, ये उनका डिसीजन था कि नए उन्होंने बीच में एडवर्टाइजमेंट भी लॉन्च की थी, पॉपअप सेल्फी वाला आता है ऊपर, right? So all this was a right decision which made them succeed and survive, right? तो साउंड डिसीजन के ऊपर किसी भी बिजनेस का सक्सेस एंड सर्वाइवल डिपेंड करता है, राइट। बताइए, हमें इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है? हमें इकोनॉमिक्स में थियोरीज एंड टेक्निक्स थे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, जो ये एक्सप्लेन करता है कि प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगा। आपने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा, जो सप्लायर, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि प्राइस इंक्रीज करेंगे तो सप्लायर क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज करेंगे, प्राइस कम करेंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड लेस होगी। आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ा, राइट। इसमें क्या आपने से स्टडी किया था कि प्राइस का इंपैक्ट क्वांटिटी डिमांड पे किस तरह से होगा, कस्टमर रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, डिटेल में पढ़ना है हमें, लेकिन जस्ट बता रहा हूं। देन आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा, बहुत सारे मार्केट्स अपने स्टडी किया रहेगा, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोली मार्केट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपने इकोनॉमिक्स में बहुत सारे थियोरीज एंड टेक्निक स्टडी करे थे, बराबर। और वी कैन से इकोनॉमिक्स में नॉलेज आपने स्टडी किया था। अब ये सारा नॉलेज आपको बिजनेस में किस तरह से बिजनेस डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा, ये हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। okay?
दिस नॉलेज हाउ यू विल बी यूजिंग टू टेक द डिसीजंस इन द बिजनेस, ये हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा। हैव यू अंडरस्टूड? तो जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है उसका यूज बिजनेस में किस तरह से करना है फॉर टेकिंग बिजनेस डिसीजंस, ये हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा। जैसे इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सपोज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाईली इनइलास्टिक है, वैसे तो हमने पढ़ा नहीं है बट फिर भी अगर आपको कुछ याद हो, इनइलास्टिक मतलब क्या है? प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए डिमांड चेंज नहीं होगा, बराबर। अगर मुझे पता है कि मेरा प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इनइलास्टिक है, मतलब मैं प्राइस इंक्रीज भी करूं तो डिमांड पे कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला, तो कैन आई टेक डिसीजन टू राइज द प्राइस? कैन आई टेक डिसीजन टू इंक्रीज द प्राइस? डेफिनेटली। तो हमें इनइलास्टिसिटी ने बस नॉलेज दिया था कि प्राइस अगर ऊपर जाएगी या नीचे आएगी क्वांटिटी डिमांड में कुछ चेंज नहीं होने वाला, मतलब हो सकता है मेरी मोनोपोली है, बराबर। सपोज दूसरा कोई कोचिंग क्लास है ही नहीं, ओके, एंड 34,000 फिलहाल फी है, सपोज मैंने 40,000 करी, दूसरा कोई क्लास ही नहीं है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मोनोपोली होती, मतलब कहना इसे डिमांड इनइलास्टिक है, तो इन दैट केस अगर मैं प्राइस इंक्रीज भी करता तो आपके पास तो वैसे ऑप्शन नहीं है, राइट। तो मेरा क्वांटिटी डिमांड पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता, बराबर। तो आई वॉज फ्री टू इंक्रीज द प्राइस, ये मेरा बिजनेस डिसीजन होगा बेस्ड ऑन व्हाट? द नॉलेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, नॉलेज ऑफ इनइलास्टिसिटी। आर यू गेटिंग? तो इकोनॉमिक्स का नॉलेज बिजनेस में किस तरह से अप्लाई होगा ये हमें पढ़ाएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। हैव यू अंडरस्टूड दिस? कैन वी स्टार्ट राइटिंग साइमल्टेनियसली? चलिए, कल हमने लास्ट पॉइंट क्या लिखा था? हाँ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हमने लास्ट लिखा था। चलिए हेडिंग लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो भी सीक्वेंस है, सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ बिजनेस डिपेंड्स अपॉन साउंड डिसीजन मेकिंग। सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ बिजनेस डिपेंड्स अपॉन साउंड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन कौन से हो सकते हैं? डिसीजन कैन बी स्ट्रेटेजिक, it can be tactical, it can be operational. Success and survival of business depends upon dash sound decision making. अब डिसीजन स्ट्रेटेजिक हो सकते हैं, टैक्टिकल हो सकते हैं या ऑपरेशनल हो सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? यहाँ पे अगर जगह हो तो लिख सकते हो। स्ट्रेटेजिक मतलब लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं, टैक्टिकल मतलब मीडियम टर्म, एंड ऑपरेशनल मतलब डे टू डे। एग्जाम्पल से समझते हैं। स्ट्रेटेजिक मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो ये लॉन्ग पीरियड वाला बिजनेस होगा ना। ऐसा नहीं कि आज डिसीजन लिया कल को ये खत्म हुआ। आज अगर मुझे एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है या नया प्रोजेक्ट सॉरी प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो नेक्स्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स तक ये बिजनेस चलेगा। तो दैट आई एम टेकिंग एज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन कि वेदर आई शुड बी स्टार्टिंग न्यू बिजनेस और नॉट। ओके, अब ये स्ट्रेटेजिक जो डिसीजन है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए सम टैक्टिकल डिसीजन आर रिक्वायर्ड। जैसे कल हमने ये इवेल्युएट करना था या ये डिसीजन लेना था कि सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस में हमें से इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, दैट वाज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। अब अगर हमने डिसाइड किया कि इन्वेस्ट करना है, तो प्राइस क्या होनी चाहिए प्रोडक्ट की, देन कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म करने के लिए हम मार्केटिंग कैंपेन क्या चलेंगे, तो ये टैक्टिकल डिसीजन होगा। ओके, एंड डे टू डे ऑपरेशनल डिसीजन मतलब मुझे कोई स्टेशनरी खरीदना है या से छोटे मोटे डिसीजन लेने हैं, किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है, उनको सैलरी कितनी देनी है, ये डे टू डे डिसीजन, दैट इज ऑपरेशनल डिसीजन। हैव यू अंडरस्टूड? दिस वाज फर्स्ट पॉइंट।
इसके नीचे लिखिए सेकंड, फॉर decision making proper methodologies for decision making, proper methodologies and analytical tools and techniques are required. For decision making, proper methodologies and analytical tools and techniques are required. डैश करके लिखिए, economics provides these tools and techniques. नेक्स्ट लाइन लिखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स integrates economic theory with business practice. Business economics integrates economic theory with business practice. अब आपने इकोनॉमिक्स में जो पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड वगैरह, वो बिजनेस में किस तरह से यूज करना या अप्लाई करना, ये कौन पढ़ाएगा? बिजनेस इकोनॉमिक्स, राइट? इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। आई विल रिपीट, ये जो भी नॉलेज है, ये कैसे बिजनेस में आप यूज करोगे, ये हमें कौन पढ़ाएगा? या कैसे बिजनेस में अप्लाई करना, ये कौन पढ़ाएगा? बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, एमसीक्यू के लिए रिलेवेंट है। ओके, और कहना इसे बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें पढ़ाएगा कि मैनेजमेंट कैसे करना है, राइट? इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। दोनों पॉइंट एमसीक्यू के लिए बहुत रिलेवेंट है, एग्जाम क्वेश्चन इनफैक्ट। ओके, सो राइट डाउन बिलो दिस, देयरफॉर business economics is also called as managerial economics or applied economics. रिटर्न, ये सेकेंड पॉइंट था ना। यहाँ पे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को आइदर हाईलाइट करिए या अंडरलाइन करिए। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है ना, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ये एमसीक्यू के लिए रिलेवेंट है, वहीं पे लिख लीजिए, इट इज रिलेवेंट फॉर एमसीक्यू। डन। थर्ड पॉइंट, business economics has close connection with
statistics, operation research, mathematics, theory of decision making. Business economics has close connection with statistics, operation research, mathematics, and theory of decision making. Business economics has close connection with statistics, operation research, mathematics, and theory of decision making. Written? देखिए आपने बचपन में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, तो डिमांड का कर्व कैसे है, अपवर्ड स्लोपिंग और डाउनवर्ड स्लोपिंग. डिमांड का कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ना. जब भी दो वेरिएबल्स में इनवर्स रिलेशनशिप हो तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा. इज इट राइट? ये ग्राफ पेपर पे डायग्राम ड्रॉ कराना कौन सिखाता है? ये स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट है. ओके, स्टैटिस्टिक्स जब हम स्टार्ट करेंगे दैट टाइम विल सी कि ये जो कर्व्स है ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है. ओके, या सपोज पिछले 5 साल के बेसिस पे नेक्स्ट ईयर का डिमांड फोरकास्ट करना, ये कौन पढ़ाएगा हमें? ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएगा. ओके, क्या लेकिन ये ग्राफ, ये फोरकास्टिंग हम बिजनेस मैनेजमेंट में यूज करेंगे? Yes, so can I say business economics is related with statistics, right? Also for forecasting, many times we write equations. The equation कौन पढ़ेगा? Mathematics. Okay, operation research same, based on the operational decision making, right? And then theory of decision making. So can I say business economics is closely connected with these all subjects, right? Next point, एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने बिजनेस इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए. तो राइट डाउन, जोएल डीन defined business economics as Joel Din defined business economics as use of economic analysis, use of economic analysis in the formulation of business policies. Use of economic analysis in formulation of business policies. Done? तो सेम कंसेप्ट है ना. इकोनॉमिक एनालिसिस बिजनेस पॉलिसी मतलब बिजनेस डिसीजन मेकिंग में किस तरह से यूज करेंगे, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है. सेम थिंग वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट? ओके, हैव यू ऑल रिटन सो फार? नाउ राइट डाउन माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसमें दो पार्ट करेंगे, माइक्रो एंड मैक्रो. माइक्रो में क्या क्या इश्यूज आएंगे एंड मैक्रो में क्या क्या एस्पेक्ट्स आएंगे वो लिखना है हमें. अच्छा मुझे आप बताइए पहले, प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हम सेल कर रहे हैं उसका प्राइस डिसाइड करना, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है या मैक्रो का? माइक्रो, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड है. अपने कंट्री का आउटपुट या नेशनल जीडीपी माइक्रो का पार्ट है या मैक्रो का? मैक्रो, राइट? तो लाइकवाइज सम एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू माइक्रो. फर्स्ट यहां पे लिखिए प्रोडक्ट प्राइस, सेकंड कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्ट प्राइस, कंज्यूमर बिहेवियर,
नेक्स्ट फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर मतलब क्या, अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर वगैरह, इनको कितना पैसा देना है, लैंड को हम जो रेंट पे करेंगे कितना देना है, अपने लेबर को वेजेस कितना पे करना है, दैट इज फैक्टर प्राइसिंग। ये इंटरनल एक पर्टिकुलर कंपनी का डिसीजन होगा, राइट, सो इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो। देन नेक्स्ट, बिहेवियर ऑफ फर्म्स। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। देन मैक्रो, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेशो। जनरल प्राइस लेवल एंड इंटरेस्ट रेशो, और इंटरेस्ट रेट लिखिए, रेशो नहीं। जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, मतलब डॉलर के कंपैरिजन में अपने रुपीस की वैल्यू क्या है। देन बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स, ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल कंट्री का सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या है, कैन आई से सिंपली द डिफरेंस बिटवीन योर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, राइट। किसी भी कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव रहेगा। एंड किसी भी कंट्री का एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव होगा, राइट। हैव यू ऑल अंडरस्टूड सो फार? नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज बिजनेस इकोनॉमिक्स के नेचर। ओके, तो नेचर में क्या दिया है, डोंट राइट। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज साइंस, एंड एक और पॉइंट दिया है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आर्ट। मींस ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज डैश, ऑप्शन ए साइंस, ऑप्शन बी आर्ट, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो इट विल बी बोथ। हाउ इट इज साइंस एज वेल एज आर्ट, और व्हाई वी आर सेइंग कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस भी है एंड वो आर्ट भी है। ओके, साइंस मतलब क्या है, we can say it is a systematic body of knowledge, it is systematic body of knowledge जो explain करता है cause and effect। साइंस में प्रॉपर थियरी होती है, उसमें दिया रहता है कि अगर कॉज मतलब क्या है, अगर आप एक कोई एक्टिविटी करोगे तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन होता है, बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई केमिकल मिक्स किया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा ये साइंस में दिया रहेगा। तो साइंस मींस नॉर्मली एक प्रॉपर सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को हम साइंस कहते हैं, जिसमें कॉज इफेक्ट रिलेशन दिया जाता है। क्या ना, से बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो साइंस। यहाँ पे भी जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉज इफेक्ट रिलेशन स्टडी करते हैं हम, राइट। जैसे कि प्राइस हमने इंक्रीज किया तो क्वांटिटी डिमांड पे इफेक्ट क्या होगा, नीचे आएगा, इज इट राइट। तो यहाँ पे कॉज इफेक्ट हम स्टडी करते हैं। ओके, तो ऐसे बहुत सारे डिसीजंस है कि हमने अगर कंटिन्यूअस कंजम्पशन किया तो यूटिलिटी नीचे आएगी, बराबर। ये अगेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ने एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। मोनोपोली के केस में प्राइस आप इंक्रीज कर सकते हो एक्सेट्रा, राइट। तो इकोनॉमिक्स में कॉज इफेक्ट ये ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, देयरफॉर वी कैन से
बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। जितने भी लॉज आपने पढ़े, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, देन लॉ रिलेटेड टू मार्केट्स, ये सारे सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ओके, अब ये सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज आपके बिजनेस में हाउ यू विल यूज, हाउ यू विल टेक डिसीजंस, कैन वी से ये आर्ट है, बराबर, कि ये नॉलेज तो है लेकिन आपके पास आर्ट भी होना चाहिए कि आपके बिजनेस को किस तरह से यूज करना, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी दोनों के पास नॉलेज था, लेकिन मुकेश अंबानी ने प्रॉपरली इंप्लीमेंट करा, वो उनका आर्ट था जिसकी वजह से उनका बिजनेस एक्सीड हुआ, राइट। एंड अनिल अंबानी के पास वो आर्ट नहीं था वी कैन से, तो उनका बिजनेस क्लोज हुआ, राइट। सो ये कौन पढ़ाएगा कि किस तरह से हमें सारे नॉलेज बिजनेस में यूज करना है, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा, राइट। सो वी कैन से बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आर्ट एज वेल। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? देन next point is business economics is based on or it is a part of microeconomics. Am I correct? Business economics is based on microeconomics. बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब हम बिजनेस की बातें करेंगे, राइट। बिजनेस मतलब फॉर एग्जांपल ईपीए मेरा बिजनेस है, अब मुझे बिजनेस के डिसीजन लेने हैं। फर्स्ट 7 days डेमो लेक्चर्स फ्री, फीस सो एंड सो, नोट्स सो एंड सो विल बी गिवन, टाइमिंग सो एंड सो, ये सारे हमारे डिसीजंस है, राइट। तो ये हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा। सो कैन वी से बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, इज इट राइट? माइक्रो मतलब एक पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। बट बताइए, जब आप बिजनेस कर रहे हैं, क्या मैक्रो एलिमेंट्स आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेंगे या नहीं करेंगे? मैक्रो एलिमेंट्स डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे ओवरऑल इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इज इट राइट? क्या इन्फ्लेशन मेरे बिजनेस डिसीजन को इंपैक्ट करेगा? डेफिनेटली। जैसे फॉर एग्जांपल फीस, हर साल फीस हम इंक्रीज करेंगे, राइट। अब किसके बेसिस पे इंक्रीज करेंगे? बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन ओनली। तो मैंने मेरा बिजनेस का डिसीजन लिया बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन लेवल, इज इट राइट? देन गवर्नमेंट की पॉलिसी रिलेटिंग टू से टैक्स रेट, अगेन ये टैक्स रेट जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लेकिन क्या टैक्स रेट मेरे बिजनेस डिसीजंस को हेल्प करेगा? डेफिनेटली हेल्प करेगा। से वर्ल्ड वाइड सप्लायर्स, तो थ्रू आउट द वर्ल्ड सप्लायर्स कौन है? अगेन ये मैक्रो का पार्ट रहेगा, इज इट राइट? ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एक्सेट्रा, दीज आर द पार्ट ऑफ मैक्रो, लेकिन ये आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेंगे, बराबर। तो वी कैन से मैक्रो सॉरी बिजनेस इकोनॉमिक्स इज based on microeconomics, but it also incorporates elements of macro, or we can say it is influenced by macroeconomics. Have you understood this? चलिए 4 पॉइंट लिख ले, राइट डाउन, हेडिंग लिखिए नेचर ऑफ nature of business economics. First, business economics is science, and second, business economics is art. So based on this we can write statement: business economics is science as well as art. और इसमें साइंस, साइंस के लिए लिखेंगे सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस के नीचे, एंड स्टडीज कॉज एंड इफेक्ट। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज
and studies cause and effect. Right side art. Practical application of body of knowledge, comma, rules and principles. ये आर्ट है. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज, कॉमा, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, ये आर्ट है. Written. Next point. Can we proceed? Third point. Business economics dash based on microeconomics. Fourth. Business economic incorporates elements of microeconomics. Business economics dash based on microeconomics. And next point, business economics dash incorporates elements of, sorry यहाँ पे गलत लिखा है, मैक्रो होना चाहिए. इसके लिए एक एग्जांपल लिखिए. ABC लिमिटेड एक कंपनी है. इनके इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं? प्रोडक्ट प्राइसिंग से फैक्टर प्राइसिंग, क्वांटिटी टू प्रोड्यूस, देन कस्टमर्स बिहेवियर, ये सारे इंटरनल इश्यूज है. सो दीज आर व्हाट? बेस्ड ऑन microeconomics. वैसे समथिंग डिमार्केशन करके यहाँ पे लिखिए. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, राइट साइड, external environment, then inflation, then economic condition, मतलब इकोनॉमी रिसेशन में या एक्सपांशन में. रिसेशन मतलब मंदी चल रही है. गवर्नमेंट पॉलिसी, फॉरेन करेंसी, कंपटीशन, इनको ऐसे एरो करके डैश करके लिखिए. इन्फ्लुएंसेस
बिजनेस डिसीजन, क्या ये सारे फैक्टर्स बिजनेस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे? यस, देयरफॉर इसको ऐसे एरो करके बिजनेस इकोनॉमिक्स incorporates elements of macroeconomics. ऊपर स्क्रॉल करो, ये सारे इंटरनल इश्यूज है कंपनी के, तो इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आपके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे। देयरफॉर वी कैन से बिजनेस इकोनॉमिक इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। डन। नया पॉइंट कल स्टार्ट करेंगे बिकॉज इट विल रिक्वायर सम टाइम, एंड जो नया पॉइंट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आई डोंट वांट टू स्टार्ट दैट पॉइंट एट द एंड ऑफ द पार्ट। ओके, सो यहाँ से आगे डिस्कशन कंटिन्यूएशन हम कल करेंगे। ओके, सो टुमारो फर्स्ट विल रिवाइज व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड सो फार, देन विल कंटिन्यू। राइट, चलो।